चलिए अब आपको सीधा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कोलकाता रेप मर्डर मामले में जारी है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही है। सीजेआई चंद्रचूड़, पारदीवाला, मनोज मिश्रा की बेंच ये सुनवाई कर रही है। और इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो टास्क फोर्स का गठन रही है। 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमने स्वतः संज्ञान लिया है और तमाम जो सवाल हैं वो भी पूछे गए हैं। अगली सुनवाई गुरुवार को होनी है। इस दिन जो सीबीआई है वो अपनी रिपोर्ट भी दाखिल करेगी। तो अब पूरे देश भर की तरफ से तमाम जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं कि आखिर महिला डॉक्टर को, देश की बेटी को कब न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। 30 सदस्यीय जो बेंच है वो सुनवाई कर रही है। और बंगाल सरकार ने एफआईआर इतनी लेट क्यों दर्ज की, तो ये जो तमाम सवाल है तरफ से सुप्रीम कोर्ट है वो गंभीर है। स्पेशल फोर्स पर है, उन्होंने कहा कि ये देश भर के डॉक्टर मामला है, इसीलिए हमने इस पूरे मामले पर संज्ञान है, हमें सुरक्षा की चिंता है। इसके साथ ही डॉक्टर से ये अपील की अपनी हड़ताल वापस लें और जल्द न्याय मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा बेहद कमजोर है। तो ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही हैं। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। सीबीआई गुरुवार तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे। Case diary has been handed over to the CBI. The entire case diary, inclusive of Inclusive of this. For the safety of baby dog. She's not a lady. और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नमित, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर के, तो ऐसे में सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट गुरुवार को दाखिल करने को कहा गया। इसके साथ ही जो तमाम जो पश्चिम बंगाल सरकार है उससे लेकर के भी तमाम जो सवालिया निशान है वो भी हमने देखा। इस वक्त क्या कुछ स्थितियां और जिस तरह से रिपोर्ट आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि बहुत कुछ बदलाव, बहुत कुछ जानकारियां सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोलकाता के अंदर जो रेप कांड हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और सीधे तौर पर पंजाब, अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल पुलिस पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पूरे मामले की बात करें तो 22 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है, जहां पर सीबीआई से पूरा रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा गया है कि अब तक सीबीआई ने इस पूरे मामले में क्या क्या कार्रवाई की है, क्या क्या सबूत इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है उसको भी 3 सप्ताह का वक्त दिया गया है। लेकिन यानी कि 3 सप्ताह के जो नेशनल टास्क फोर्स जिसके 8 से 10 सदस्य शामिल किए गए हैं उसको 3 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पूरी पेश करनी होगी कि आखिर ये मामला कैसे गठित हुआ, क्योंकि न केवल राज्य की सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं बल्कि राज्य के पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है कि मृतिका के परिवार को 8:30 बजे जो पार्थिव शरीर था वो सौंपा गया और उसके बाद अचानक से ही 11:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। और कल से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो शमशान घाट के जो कर्मचारी हैं वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अंतिम संस्कार करने में पुलिस जो है वो लगातार जल्दबाजी दिखा रही थी। उसके पीछे क्या वजह थी? दूसरा ये कि जब प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कराई तो उसमें सुसाइड की बात कही जा रही थी, उसमें किसी भी तरीके का मर्डर का जिक्र नहीं किया गया था। तो ऐसे में प्रिंसिपल भी सवाल खड़े हो रहे, प्रिंसिपल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा वहां पर जो राज्य सरकार की पुलिस है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख की घटना थी, उसके बाद हमने देखा 13 तारीख को हाई कोर्ट ने मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर सौंप दिया। फिर 15 तारीख को हमने देखा कि तमाम 7,000 से ज्यादा होते वो अस्पताल पर तोड़फोड़ की जाती है। वहां की राज्य सरकार की पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अचानक से 7,000 से ज्यादा लोग अस्पताल के अंदर कैसे दाखिल हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने याचिका नहीं लगाई थी, केवल सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को हमने देखा स्वतः संज्ञान लिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज भी वही बात बोली कि महिलाओं का सुरक्षा का मामला है और हम किसी दूसरे या तीसरे रेप का इंतजार नहीं कर सकते हैं। महिलाओं से सुरक्षा का जुड़ा मामला है और इसीलिए तमाम अस्पतालों के अंदर अब जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि सुरक्षा के क्या पैमाने हैं महिलाओं को लेकर, उसके लिए भी जो सीबीआई है उसको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
नवे, जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया और जो पूर्व प्रिंसिपल हैं कॉलेज के उनका भी जिक्र, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब अभी पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है, जांच चल रही है, तो ऐसे में पूर्व प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में किस तरह से ट्रांसफर किया गया, और तमाम सवालों के घेरे में कल 10 घंटे से ज्यादा पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की गई है। ऐसे में पूर्व जो प्रिंसिपल है वो भी संदेह के घेरे में, और इसके साथ ही अभी जो इसके पहले जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट जब पोस्टमार्टम हुआ था सामने आई थी कि 150 mg सीमेन मिला है, और ऐसे में मतलब तमाम जो सवाल है वो भी देखे जा रहे हैं आगे आने वाले वक्त में किस तरह की स्थितियां, और सीबीआई अलग अलग टीम बनाकर के 3 बार जांच भी कर चुकी है। इसमें 2-3 चीजें समझने वाली है। पहला ये कि पीड़िता के शरीर पर पोस्टमार्टम में 14 से ज्यादा चोट के निशान उसमें देखे गए हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा ये, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इस मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है उसको अब दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। सवाल यह है कि अगर उसने चीजें छुपाई हैं तो उसको फिर सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उसको टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया। दूसरा ये कि राज्य की पुलिस के ऊपर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि शुरुआती दौर में जो पीड़िता की मां का बयान भी सामने आया था कि उसकी पीड़िता की मां को 3 घंटे तक अस्पताल में बैठाकर रखा गया, 3 घंटे तक उनकी बेटी को उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, बेटी का चेहरा उनको नहीं दिखाया गया। दूसरा ये कि अब इस पूरे मामले में जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, जिस वजह से पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो पेशेंट हैं उनको भी खासा परेशानी हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन हड़ताली डॉक्टरों को भी ये कहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी हड़ताल खत्म कीजिए। और तीसरी जानकारी इसमें अब यह है क्योंकि जो टास्क फोर्स का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसमें केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव भी हैं, इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के भी सचिव को शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर अब केंद्र सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमें इसमें दिखेगा, क्योंकि नेशनल टास्क फोर्स में अब केंद्रीय, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के सचिव और केंद्रीय कैबिनेट के सचिव भी शामिल हैं। तो ऐसे में अब राज्य सरकार लगातार निशाने पर है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भी तीखी टिप्पणी की कि जब से पीड़िता के नाम को उजागर क्यों किया गया, पीड़िता के जो पार्थिव शरीर के फुटेज थे उनको क्यों उजागर किया गया मीडिया में, इस तरीके की चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है कि आखिर मीडिया में ये सारी चीजें कहां से आई, किसकी वजह से आई, पुलिस ने आखिर इन चीजों को मीडिया में आने से क्यों नहीं रोका। पश्चिम बंगाल सरकार भी तमाम सवालों के घेरे में है नमित। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार की जवाबदेही बनती है। और हमने देखा था कि जब ये मामला आया था और ये मामला जिससे ही तूल पकड़ता गया, तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ही प्रशासन के खिलाफ, अपनी ही पुलिस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन भी किया था। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या जिस राज्य की पुलिस ने मामला दर्ज किया, क्या उस राज्य की पुलिस ने ऊपर से आदेश मामला दर्ज किया। ममता बनर्जी को जब ये घटना घटित हुई थी, यानी कि 9 से 10 की रात की दरमियानी रात जो घटना हुई, क्या इस मामले में जो उच्च अधिकारी थे उसको सरकार से कोई निर्देश दिया था, क्योंकि बीजेपी भी लगातार इसमें एक्टिव मोड पर है। बीजेपी का यह कहना है कि बंगाल के अंदर महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब 2 चीजों पर मामला टिका हुआ है। पहला यह कि 22 अगस्त को जब अगली सुनवाई होगी वहां पर सीबीआई की तरफ से क्या क्या तर्क रखे जाएंगे, सीबीआई ने अब तक कितने लोगों की पूछताछ की है, क्या क्या सीबीआई को सबूत मिले। और दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि जब 15 तारीख को तमाम 7000 से ज्यादा लोग मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करते हैं तो वहां पर सबूतों को भी नष्ट किया गया है। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर काफी जवाबदेही है कि अगर 7000 से ज्यादा लोग मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसकर जहां पर ये घटना हुई थी वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, तो ऐसे में वहां पर तो जो सबूत थे उनको हटा दिया गया होगा। तो जैसे सीबीआई अब स्टेटस रिपोर्ट गुरुवार को सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन इसके साथ ही जो तमाम हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक परत दर परत वो खुलती हुई भी नजर आ रही है, तमाम जो सबूत है वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन देश भर में देशव्यापी जो हड़ताल है वो भी चल रहा है। आईएमए भी हड़ताल, आईएमए की तरफ से ये पूरा बयान दिया गया था कि वो हड़ताल जारी रखेंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पूरे मामले पर सुनवाई की और कहा है हड़ताल वापस लेने का जिक्र किया, आने वाले वक्त में आईएमए का क्या कुछ रुख हो सकता है नमित? देखिए, जहां तक अगर हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने अभी 3 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, उसमें कई मांगों का जिक्र किया गया था। आईएमए की तरफ से कहा गया था कि जिस ट्रेनी नर्स की हत्या की गई है बलात्कार के बाद, वो 36 घंटे की अपनी शिफ्ट करके वापस लौट रही थी। ऐसे में आईएमए की तरफ से 2 प्रमुख मांगे रखी गई थी। पहला ये कि कम से कम हो कि अगर लेडी कोई ट्रेनी डॉक्टर है तो उसकी नाइट शिफ्ट कम से कम लगाई जाए। दूसरा ये कि अगर ज्यादा से कोई ट्रेनी डॉक्टर लेडी जो है वो शिफ्ट कर रही है तो उसके साथ कोई अपना, यानी कि उसकी सुरक्षा के
लिए वहां पर मौजूद होना चाहिए। दो प्रमुख मांगे जो हैं वो रखी गई। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी का भी जिक्र किया कि आखिर जहां पर ये घटना हुई वहां के सीसीटीवी फुटेज जितने वहां पर कैमरे लगे हुए थे क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे। दूसरा ये कि जब ये घटना हुई वहां का प्रिंसिपल, तमाम जो सुरक्षा कर्मचारी थे वो आखिर क्या कर रहे थे। तो ऐसे में अब सीबीआई को देखना होगा कि जब वो 22 अगस्त को अपनी रिपोर्ट तलब करेंगे, वहां पर सबमिट करेंगे, तो उसमें जो पूर्व प्रिंसिपल है इस मेडिकल कॉलेज के, उनसे किस तरीके के सवालात हुए और क्या उनसे पूरी जानकारी ली गई है, क्या उन्होंने बयान दिए हैं। तीसरा कि जो इसमें प्रमुख आरोपी है संजय, जिसका नार्को टेस्ट की भी बात आ रही है, अगर नार्को टेस्ट होता है तो फिर इसमें पूरी चीजें सामने आएंगी कि आखिर कौन कौन इसमें आरोपी थे, क्योंकि अभी तक यह क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि इस पूरे मामले में आरोपी कितने थे। ठीक है नमित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।